गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की शीट डिस्कस करते हैं। देखो, शीट का जो टाइटल है वो है बिहाइंड द एट बॉल। भाई, आठवीं बॉल के बाद क्या होगा? बिहाइंड द एट बॉल। बिहाइंड द एट बॉल भी ईडीएम लग जाती है, बिहाइंड द एट्थ बॉल भी ईडीएम लग जाती है, दोनों ही लग जाती है। मीनिंग क्या है? देखो, मैंने इसे ऐसे रिलेट किया था, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, बिहाइंड मतलब बाद में, 8 बॉल के बाद में या 8 बॉल के बाद सारे मैच का रिजल्ट आ जाएगा, यानी पूरा मैच ना इन 8 बॉल के ऊपर टिका हुआ है। यानी वो एक कैसी सिचुएशन होगी बच्चों? वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, दोनों टीमों के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। भाई, 8 बॉल के ऊपर ही मैच टिका, यानी कोई क्रिटिकल सिचुएशन है ना मैच की, तो इस तरीके से लिंक किया था, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखो, कुछ क्लोज टेस्ट दिए थे, कुछ एरर प्रैक्टिस भी दिए थे, थोड़ी सी वो कैब भी सीखने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम हमारा क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। With a clear focus on expansion of metro rail and bus services through dash funding, budget 2021 has recognized a core component of urbanization। भाई, क्लियर फोकस क्या रखा गया है? एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंड करना है किसको? मेट्रो रेल बस सर्विस को, थ्रू फंडिंग। कैसी फंडिंग आएगी मालूम नहीं। बजट 2021 जो है ना, हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, क्या पहचान बन गई उसकी? एक और कंपोनेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। भाई, नया भारत, मॉडर्न करेंगे भारत को, जगह जगह मेट्रो रेल बस वगैरह चलाएंगे, इस तरीके की सेंस दे रहा है। बजट को देख के ऐसा पता लगता है। कंफर्टेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल। कंफर्टेबल और सेफ और अफोर्डेबल कम्यूटिंग डैश डैश well recognized multiplier effects for the economy and more generally for public health। ठीक है। Although COVID-19 the dash the preserve effect of driving people away to the safety of personal car two wheeler bubble। कहाँ है टू व्हीलर बबल? भाई, क्या कहता है? कंफर्टेबल हो, सेफ हो, अफोर्डेबल कम्यूटिंग हो, डैश वेल रिकॉग्नाइज मल्टीप्लायर इफेक्ट। वेल रिकॉग्नाइज मल्टीप्लायर इफेक्ट्स फॉर द इकोनॉमी। भाई, कंफर्टेबल भी हो, सेफ भी हो, अफोर्डेबल भी हो। बजट में जो बातें आई हैं, रेल मेट्रो की सर्विस चलाएंगे, कैसी हो? कंफर्टेबल भी हो, सेफ भी हो, अफोर्डेबल भी हो। इसी के साथ साथ इकोनॉमी में और मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी इकोनॉमी में और भी चीज़ें इफेक्ट डालिए। किस लिए? इफेक्ट फॉर द इकोनॉमी एंड मोर जनरली फॉर पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए भी। ऑल दो कोविड-19, लेकिन जो ये कोविड-19 है ना, इसने क्या किया? ऑल दो कोविड-19 द परवर्स इफेक्ट। परवर्स इफेक्ट का मतलब होता है, भाई परवर्स का मतलब हो गया समथिंग बैड, एक बैड, एक डिफिकल्ट इफेक्ट डाला इसने। किस चीज़ का? ड्राइविंग पीपल अवे टू दी सेफ्टी। भाई, आजकल लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? बस मेट्रो वगैरह में जाने की बजाय अपने पर्सनल कार को या फिर अपने टू व्हीलर को लेके जाते हैं। टू व्हीलर बबल्स, ये वही सेंस दे रहे, टू व्हीलर को लेकर जाते हैं। पहले क्या था? इन्होंने अपने दिल्ली के सीएम ने, केजरीवाल जी ने एक मुहिम नहीं चलाई थी, कार पुल करो। भाई, एक आदमी एक गाड़ी लेके जाता है, इतनी सारी गाड़ियां हो गई, तेल लग रहा है, तो आप कार पुल करो, टैक्सी शेयर करो। एक गाड़ी में 4 जने जा रहे थे। लेकिन कोरोना ने क्या किया? फिर से वही एक गंदा इफेक्ट, वही चीज़ दोबारा डाल दी कि अब लोग वही काम कर रहे हैं। एक गाड़ी को एक आदमी लेके जा रहा है, एक बाइक पे एक बंदा जा रहा है, यानी ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की खपत बढ़ा रहे हैं। इस तरह की सेंस दे रहा है कि जो बजट है ना, वो तो कह रहा है कि भाई हम मेट्रो चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, बस चलाएंगे, यानी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन लोगों का जो ध्यान इस कोरोना की वजह से, उनको कैसे रूटीन की दोबारा आदत पड़ गई कि भाई अपना पर्सनल व्हीकल लेके चलो। ठीक है। आगे कहता है, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसमेंट ऑफ सेंट्रल फंडिंग ऑफ 1957 करोड़, 63246 करोड़ एंड 14788 करोड़ फॉर कोची, चेन्नई एंड बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट रिस्पेक्टिवली डैश दीज बिग सिटीज ग्रेटर सर्टेनिटी दैट दे कैन मीट द टारगेट। भाई, सीखने वाली बात, सीखने वाली बात क्या कह रहा है? जो ये हमारी है ना, फिनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है? कि सेंटर जो है ना फंडिंग करेगा। कैसी फंडिंग करेगा? सेंट्रल फंडिंग, मतलब फंडिंग कहाँ से आएगी? सेंटर से आएगी। कैसी आएगी? 1957 करोड़ कोची के लिए, 63,246 करोड़ चेन्नई के लिए, और आगे ये जो अमाउंट है ये किसके लिए? बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। भाई, इतने पैसे होते भी हैं क्या? 63,246 करोड़ रुपए होते हैं क्या? हमने तो देखे नहीं। चलो, डैश दीज बिग सिटीज ग्रेटर सर्टेनिटी दैट दे कैन मीट द टारगेट। ठीक है, ताकि वो अपने टारगेट को मीट कर पाए, मेट्रो ट्रेन वगैरह को चला पाए। लेस सर्टेन हाउ एवर इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड 18,000 करोड़ प्लान टू ऑग्यूमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट यूजिंग ए पीपीपी मॉडल दैट विल इनेबल प्राइवेट सेक्टर प्लेयर। उसके अलावा क्या कह रहा है कि भाई प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं ना,
उनको भी चांस देंगे। प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स मतलब वही वाली बात कर दी, प्राइवेटाइजेशन। जो व्यापारी लोग हैं ना वो भी ट्रेन मेट्रो इन चीज़ में अपना पैसा डाल सकते हैं, फंड डाल सकते हैं। किस चीज़ का चांस देंगे? टू डैश, कि भाई टू डैश, पता नहीं टू डैश क्या है, एक्वायर, आओ ऑपरेट करो और मेंटेन भी करो। कितनी बसों को? 20,000 बसों को। ठीक है। इंडियाज़ रेशियो ऑफ बसेस, भारत में जो बसेस की रेशियो है ना पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत लो है, 1.2 पर 1000 पीपल, कंपेयर टू 8.6 इन थाईलैंड एंड 6.5 इन साउथ अफ्रीका। ऑल्दो सम स्टेट लाइक कर्नाटका एज वेल और although some states like Karnataka are well ahead of the national average as per नीति आयोग डेटा। भाई बात क्या कहता है कि जो बजट पेश हुआ है ना, देखो पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ के सीधे ऑप्शंस नहीं देखने होते, एक जनरल सी सेंस बनानी होती है अपने माइंड में कि क्लोज टेस्ट एक्चुअली में कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि भाई जो 2021 का बजट आया ना उसके अंदर ज़्यादा ध्यान किस चीज़ के लिए दिया? मेट्रो रेल बसेस के लिए। इस बात से ये पता चल गई कि अर्बनाइजेशन देश को और आगे लेकर जाने की इनकी थोड़ी सी चेष्टा है। ये एक तरफ इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, लेकिन लोग दोबारा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय पर्सनल व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ अनाउंसमेंट बता रहे हैं कि भाई इतने इतने करोड़ पैसे देंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ एक और बात भी इशारा भी कर रहा है कि भाई ये मत सोचना कि सारा कुछ सरकारी होगा, साथ में प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा, यानी प्राइवेटाइजेशन भी होगा। यूफेमिज्म कर रहा है भाई, सीधा प्राइवेटाइजेशन कह देते हैं, रेल वगैरह बेच रहे हैं तो लोग भड़कते, इसीलिए घुमा फिरा के बातें कह दी। ये बात ओके थी। अब पढ़ते हैं एक बारी ऑप्शन। पहले वाले में ना मुझे फंडिंग दिखा विद ए क्लियर फोकस ऑन एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल एंड बस सर्विस थ्रू डैश फंडिंग। अब भाई फंडिंग कैसी हो सकती थी? देखो सेंटर फंडिंग तो होती नहीं, या तो सेंट्रल फंडिंग होती या हाई या लार्ज फंडिंग हो सकती थी। कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिए था। सेंटर तो एक नाउन हो जाता, फंडिंग एक नाउन की तरह काम कर रहा था और उसको क्वालिफाई कोई एडजेक्टिव करता, इन तीन में से करता। हाई और लार्ज का एग्जैक्ट सेम मीनिंग था लगभग, तो मैं इन्हें एलिमिनेट ही नहीं कर पाया। लेकिन ना यहाँ पर मैं इन तीन ऑप्शन में से चूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि ना ए सी डी को मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया, इसीलिए मैं इसको मार्क नहीं करता। यहाँ आके मैंने पढ़ा कि फंडिंग कैसी है? सेंट्रल फंडिंग है। क्लोज टेस्ट में ऐसा बहुत बार होगा, एक आध फिलर तो आगे पीछे कहीं पर मिल ही जाएगा। तो अब मुझे पता लग गया हाई लार्ज नहीं, फंडिंग जो होगी वो कौन करेगा? केंद्र सरकार फंडिंग करेगी, यानी सेंट्रल फंडिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंफर्टेबल सेफ एंड अफोर्डेबल कम्यूटिंग डैश वेल रिकॉग्नाइज मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। भाई एक बात बताओ, वर्ब लगानी है, हैज़ है, विल हैव हैड। जब भी इस तरह की वर्ब लगानी होती है तो आप क्या देखोगे? जब भी वर्ब को चूज़ करनी होती है तो बच्चों आप दो ही चीज़ें देखना, टेंस देखना और सब्जेक्ट देखना। टेंस कौन सा है और सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कंफर्टेबल भी हो, सेफ भी हो और अफोर्डेबल कम्यूटिंग भी हो। कम्यूटिंग मतलब सीट वगैरह जो हो वो कैसी हो? कंफर्टेबल भी हो, सेफ भी हो और अफोर्डेबल भी हो। ये तीनों बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं या प्लूरल? सिंगुलर है। ये एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है और ये भी एक एडजेक्टिव है। कह रहा है जो सीटें वगैरह होगी ना, जो सीटिंग वगैरह कम्यूटिंग होगी वो कैसी होगी? कंफर्टेबल होगी, सेफ होगी और अफोर्डेबल होगी। ये तीनों एडजेक्टिव इस नाउन के लिए आए, कम्यूटिंग के लिए। और जब इस नाउन के लिए आए, एक सिंगुलर नाउन के लिए आए, तो सब्जेक्ट कैसा बना? सब्जेक्ट सिंगुलर बना। अब बारी आई टेंस देखने की। सब्जेक्ट तो सिंगुलर बना यानी वर्ब सिंगुलर आएगी। अब टेंस देख लेते हैं एक बारी। टेंस देखो, हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, पहले क्या लगाया इसने? हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, यानी ये कैसा टेंस लगा रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रहा था। ठीक है, कैसा टेंस लगा रहा था जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रहा था। हाँ, प्रेजेंट का कोई टेंस लगा रहा है, इतनी बात मुझे पता लग गई। प्रेजेंट परफेक्ट लगाया या कोई और, यानी प्रेजेंट का कोई टेंस लगा रहा है। मैं भी प्रेजेंट का ही कोई टेंस लगाऊंगा। हेड तो कोई पास्ट का टेंस था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, क्या आप लोगों ने सीखा था? हटा दिया। विल तो कोई मोडाल था, फ्यूचर की बात थी, विल हैव हटा दिया। या तो हैज़ या फिर बच्चों हैव, या तो हैज़ या फिर हैव। तो यहाँ क्या आता? हैज़ आता, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था? सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था। बात क्लियर? आगे बढ़े। थर्ड में क्या कहता है? ऑल्दो कोविड-19 डैश द प्रिजर्व इफेक्ट ऑफ ड्राइविंग पीपल अवे टू द सेफ्टी ऑफ पर्सनल कार एंड टू व्हीलर बसेज। भाई ऑल्दो कोविड-19, वर्ब ढूंढो, वर्ब ही नहीं आई। हालांकि कोविड-19 ने क्या किया होगा? कोई ना कोई काम किया होगा, कोई ना कोई क्रिया करी होगी। क्रिया करी होगी तो यहाँ पर कोई ना कोई वर्ब चाहिए थी। और तुम सारे समझदार हो, जब भी वर्ब को देखेंगे तो हम दो चीज़ें देखेंगे, या तो सब्जेक्ट कैसा है और
टेंस कैसा है, कोविड-19 एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और टेंस में अभी ऊपर देख कर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है 2 सेंटेंसेज में, यहाँ भी सेम टेंस लगाएगा। अब देख लो एक बार ये ऑप्शन उठाते हैं, क्या क्या ऑप्शन बनता है। हेड हैज़, भाई हेड हैज़ तो कुछ होता ही नहीं, तुमने तो सीखा था हैज़ हैव हेड के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हेड हेड तो होता है, हेड हैज़ होता ही नहीं, काट दिया। हैव हेड, हैज़ हैव हेड के बाद वर्ब की सेकेंड सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव तो भाई किसके लिए आ जाता, हैव तो किसके लिए आ जाता, प्लूरल के लिए आ जाता, लेकिन कोविड-19 तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए हैव हेड भी कट गया। अब दो ऑप्शंस बचे, कौन कौन से ऑप्शन बचे, हैज़ हेड या हेड हेड। तो भाई हेड हेड तो पास्ट परफेक्ट की बात करता, टेंस कैसा चल रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट और सब्जेक्ट सिंगुलर था। इस हैज़ को देख के मुझे पता लगा कि जो कोविड है वो सिंगुलर है, और इस हेड को, इसको देख के मुझे पता लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका आंसर क्या लगता है, इसका आंसर लगता थर्ड, इसका आंसर लगता हैज़ हैड। आगे बढ़ो, कहाँ है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसमेंट ऑफ सेंट्रल फंडिंग ऑफ ₹1957 करोड़ डैश। भाई आगे ना एक बात बताऊँ आपको, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा एग्जाम में टाइम बचा सकते थे। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट देखो मुझे देख के पता लगा कि ना फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कोई अनाउंसमेंट की है, सब्जेक्ट अनाउंसमेंट बनता, आगे ऑफ प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, इस सबको मैं काट देता। अनाउंसमेंट डैश दीज बिग सिटीज, ये कोई सब्जेक्ट बनता, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ कोई ना कोई क्या आनी थी, वर्ब आनी थी। अब कोई वर्ब ढूंढते हैं। अनाउंसमेंट कैसी वर्ब है जी, सॉरी अनाउंसमेंट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, अनाउंसमेंट तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। भाई आपको पता लग गया, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर बनती है अपने पीछे ऐसे यस लगा के। गेव तो यूं ही कट जाता क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही थी, या तो गिव्स बनता, भाई गिव्स ही बनता, ये दोनों तो प्लूरल फॉर्म दे दी, प्रोवाइड या फिर डिवाइन, प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है अनाउंसमेंट, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी थी। यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर आता गिव्स। और एक सीखने वाली और बात बता देता हूँ बच्चों, प्रोवाइड का मतलब तो होता है उपलब्ध करवाना, कोई सुविधा वगैरह दे दी आपको, होटल वगैरह में गए आपको कुछ प्रोवाइड कराया, उस सेंस में प्रोवाइड यूज होता है कि उपलब्ध करवाई जाएगी। डिवाइन का मतलब होता है प्रदान करना। महाभारत देखते थे ना, उसके नीचे आता था अर्जुन वॉज डिवाइंड विद वेपन्स, ठीक है, अर्जुन को ना दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हुई। डिवाइन पावर का मतलब होता है जी दिव्य अस्त्र वगैरह, पावर, डिवाइन पावर, तो ये उस तरह की सेंस देता है, ये तो दे ही नहीं रहा। और सीधी सी बात थी भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पता लगा वर्ब आएगी, वर्ब देखते ही समझ गए थे, या तो सब्जेक्ट और टेंस दोनों को देखोगे, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए थी, और टेंस प्रेजेंट चल रहा था तो प्रेजेंट करना था, पास्ट वाली वर्ब हटा देते क्योंकि टेंस प्रेजेंट था। ये दोनों जो मेरी वर्ब थी ये प्लूरल थी, इसीलिए क्या आंसर बचता, गिव्स बचता। आगे आ जाओ, कहाँ है। Less certain, however, is the impact of the proposed 18,000 crore plan to augment public bus transport using a PPP model that will enable private sector players। भाई प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स क्या करेंगे, आप एक बात बताओ, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर करेंगे क्या। टू दे दिया ना, टू दे दिया, आपको पता है टू के बाद यहाँ पर V1 आनी थी, इन्फिनिटिव का केस था, तो इन्वेस्टमेंट तो कोई नाउन था, इन्वेस्टमेंट कोई नाउन था तो मैं यूं ही हटा देता। इन तीन में से कोई बात आती, टू कम आना नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे थोड़ी, पैसा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पूंजी डालेंगे, कम भी हट जाता। इन्वेस्ट या फिर फिनेंस में से दो ऑप्शन बचते। देखो इन्वेस्टमेंट ना जनरली दोनों ऑप्शन ओके थे भाई, लेकिन बेस्ट चॉइस की बात कर रहा हूँ। जनरली इन्वेस्टमेंट किस सेंस में यूज़ होता है, हमने सीखा भी होगा, कहते भी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यानी कोई प्लॉट वगैरह लेके छोड़ दिया, 5-10 साल बाद महंगा होगा बेच देगा, एक बार पैसा डाल दिया, अब वो ना उसकी कोई केयर वेयर नहीं कर रहा। या फिर इन्वेस्टमेंट होती है शेयर मार्केट में, शेयर खरीद के रख दिए, अब जो कंपनी कर रही है, शेयर की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, आप तो सिर्फ बेचोगे, आप और कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन फिनेंस का मतलब होता है ना, बिजनेस में यूज़ होता है फिनेंस वर्ड, यानी वो उस चीज़ को मैनेज करेगा। मैं किसी बिजनेस को फिनेंस कर रहा हूँ ना, तो उसमें कोई भी खर्चे आएंगे ना, वो मैं देखूंगा भाई, सडनली कोई खर्चा आ गया वो भी मैं खुद देखूंगा, इस सेंस में फिनेंस यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ पर फिनेंस यूज़ होता है, क्योंकि आगे ना वो अपनी बात को क्लियर कर रहा है, वो खुद कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई आओ फिनेंस करो, पैसा डालो, एक्वायर करो, आप ऑपरेट भी करो और मेंटेन भी करो। ये नहीं है एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो पैसा मिलता रहेगा, तुम मैनेज भी तो करो। इसलिए यहाँ पर बेस्ट चॉइस क्या बनती बच्चों, बेस्ट चॉइस बनती फिनेंस। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं एक बारी। द
irony cannot be missed. While India dash land soldiers and resources to China, it is cutting off protest site from farmer by using barbed wire spikes and trenches. देखो क्या कह रहा है, आयरनी का मतलब होता है दुर्भाग्य, एक तरह से व्यंग्य कर रहा है, कह रहा है दुर्भाग्य ये है कि भाई आयरनी कैन नॉट बी मिस्ड, इस बात को बुलाया नहीं जा सकता कि एक तरफ जो इंडिया है डैश कर रहा है लैंड सोल्जर्स एंड रिसोर्सेज को चाइना के ऊपर, मुझे नहीं पता डैश में क्या आएगा, अभी मैंने ऑप्शंस नहीं देखे, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इट इज़ कटिंग ऑफ, यानी दूसरी तरफ क्या कर रही है सरकारें, कटिंग ऑफ कर रही है। कट ऑफ का मतलब फ्रेजल वर्ब वाली शीट में सीखा था, आप उसमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ क्या आंसर था अगर आपने वीडियो देखी थी तो कट ऑफ की, ठीक है। कटिंग ऑफ प्रोटेस्ट साइट्स फ्रॉम फार्मर, दूसरी तो सरकार क्या कर रही है, फार्मर से ना प्रोटेस्ट साइट को कट ऑफ कर रही है, ठीक है। बाय यूजिंग बार्ब्ड वायर स्पाइक एंड ट्रेंचेज, कैसे कट कर रही है जी, तारे लगा रही है, स्पाइक का मतलब होता है कीले वगैरह लगा रही है, ट्रेंचेज वगैरह भी कटीली तारे वगैरह लगा रही है। डैश वेयर इज द स्पिरिट ऑफ डैश एंड डैश, वो भावना कहाँ है, कौन सी वाली डैश एंड डैश, किसके लिए, फॉर फार्मर्स। एक बात बताओ, सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो फार्मर्स के लिए कैसी भावना होगी, एक अच्छी भावना की बात करेगा, जो प्रोवाइड करते हैं हमें क्या, फूड प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, सारे इंडियंस के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, रिलीजन, रेस, रीजन एंड लैंग्वेज। ना तो वो पार्टी देखते, ना वो जाति देखते, धर्म देखते, भाषा देखते, कुछ नहीं देखते, बस फूड प्रोवाइड करते हैं। इट सीम्स दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैव वर्चुअली टर्न द नेशनल कैपिटल इनटू ए वॉर फ्रंट, ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के नेता वगैरह है ना, रूलर्स है जो देश को चला रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, देश की नेशनल कैपिटल राजधानी को बदल दिया है एक वॉर फ्रंट में, एक जंग के मैदान में बदल दिया है। कैसे बदल दिया है, विद ट्रेंचेस, स्पाइक्स एंड बार्ब्ड वायर बैरिकेड्स लगा दिए, कटीली तारे लगा दी, किले बिछा दी। इनको देख के ऐसा लगता है कि जो ये देश चलाने वाले हमारे नेता है ना, इन्होंने हमारी देश की राजधानी को एक जंग के मैदान में बदल दिया। इन हिज 32 मिनट लॉन्ग स्पीच डैश एक्सटेम्पोर, अपनी 32 मिनट लंबी स्पीच में, एक्सटेम्पोर मतलब बिना प्रिपरेशन के कही होगी, एट दी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट इन मई 2014, कब दी थी 32 मिनट की लंबी स्पीच बिना प्रिपरेशन के सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के, मई 2014 में। द डैश ऑफ दिस कंट्री सेड, हमारे देश का जो डैश है ना उसने कहा है, विलेजर्स, फार्मर्स, दलित्स एंड दी ओप्रेस्ड, दिस गवर्नमेंट इज़ फॉर देम। भाई जो विलेजर्स हैं, ग्रामीण हैं, किसान हैं, दलित है, या फिर जो ओप्रेस्ड जिनका शोषण किया जा रहा है, सरकार उनके लिए है, उनके सपनों के लिए हैं, और ये सब हमारी जिम्मेवारी है कि उन्हें कैसे मैनेज करें, इस तरह की कोई सेंस दे रहा है, ठीक है। अगर आपने फ्रेजल वर्ब वाली वीडियो देखी है बच्चों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कटिंग ऑफ का मीनिंग बताना। जो बच्चा कटिंग ऑफ का मीनिंग बताएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले उन बच्चों का नाम लूँगा। कुछ बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, जो मैं कमेंट में पूछता हूँ जवाब दे रहे हैं, वो बच्चे जल्दी से जल्दी नौकरी लगेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ उनके लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नौकरी सारे लगेंगे, लेकिन जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमेंट में पोस्ट भी कर रहे हैं, यानी ढंग से देख रहे हैं, वो थोड़ी जल्दी लगेंगे अपने सपनों की तरफ। बाकी सारे भी मेहनत करो, जल्दी से जल्दी जॉब लो अपनी। देखो क्या कहता है, द आयरनी कैन नॉट बी मिस्ड वाइल इंडिया डैश लैंड सोल्जर एंड रिसोर्सेज टू चाइना। इंडिया क्या कर रहा है जी, लैंड सोल्जर और रिसोर्सेज को चाइना को क्या दे रहा है, सरेंडर। सरेंडर का मतलब तो होता है भाई सौंप दिया, सरेंडर थोड़ी कर रहा है वो तो लड़ रहा है, आपको भी पता है हमारे फौजी खड़े, लेकिन फिर भी नाम लूज कर रहे हैं लैंड को। और गिव का मतलब सीधे सीधे दे दिया, सीड का मतलब फिर सीधे सीधे दे दिया। और भाई सरेंडर सीड कोई आर्मी करती भी है तो आर्मी करती है, लैंड को रिसोर्सेज को सरेंडर थोड़ी करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, लूजेज मतलब हम खो रहे हैं, हमारा देश, हमारी भूमि पर ही चाइना कब्जा कर रहा है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वहाँ फौज खड़ी है वो भी लग रहे हैं, और साथ साथ हमारे कुछ जवान शहीद भी हो रहे हैं, उनकी लाइफ भी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगता, लॉसेस लगता, ठीक है, लूजिस लगता। आगे क्या कहता है, वेयर इज द स्पिरिट ऑफ डैश एंड डैश। अब भाई कैसी स्पिरिट, ऑफ दे दिया तो ऑफ के बाद क्या आएगा बच्चों, ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। आ जाओ, स्पिरिट कैसी, टॉकिंग, कन्वर्सेशन, हेल्पिंग या फिर डायलॉग। वेयर इज द स्पिरिट ऑफ डायलॉग, बहुत बार बोला जाता है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। डायलॉग का मतलब ये है कि भाई बातचीत तो कर ही नहीं रहे, किसान हैं जो वो पार्लियामेंट की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन सरकार किस चीज़ पे अड़ी, सरकार अड़गी कि इन्हें पहुंचने नहीं देना, ये पार्लियामेंट इन्होंने यहाँ कटीली तारे लगा दी, किले विले लगा दी, ये किसान बेचारे यहीं रुक गए, पार्लियामेंट में आ ही नहीं पा रहे। तो ये उत्तर कह रहे कि वो स्पिरिट कहाँ गई, बातचीत की भावना आपकी गई कहाँ, यहाँ क्या आता, डायलॉग आता। हेल्पिंग की बात नहीं होती,
देखो हेल्पिंग की बात नहीं होती। जब ये पार्लियामेंट चल के आ रहे हैं तो पहले तो बातचीत करेंगे ना, वो बात ही नहीं कर रहे, हेल्प कहाँ से करेंगे। कन्वर्सेशन तो एक कैजुअल सी बात होती है, डायलॉग यूज होता है स्पिरिट ऑफ डायलॉग में, ठीक है। वेयर इज द स्पिरिट ऑफ डायलॉग एंड डैश। आगे क्या कहता है, हेल्पिंग सपोर्टिंग क्या था, वेयर इज द स्पिरिट ऑफ डायलॉग एंड डैश। अब एक बात बताओ, जब बात ही नहीं कर रहे, वो सरकार बात ही नहीं कर रही, तो हेल्प और सपोर्ट तो करेगी कहाँ से। हर्ट हर्ट तो करना चाह नहीं रही। प्रोटेक्शन की वो भावना कहाँ है कि भाई हम बात भी करेंगे और हम प्रोटेक्शन भी करेंगे किसकी, उन किसानों की, उन अन्नदाताओं की जो सारे देश को अनाज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन आता। प्रोटेक्शन कैसे पता लगा, क्लोज टेस्ट में थोड़ी सी सेंस बनानी पड़ती है, सेंस नहीं बना पाए तो मुझे एक बात पता चली, ये आगे फार्मर्स की बात कर रहा है और कह रहा है ये लोग है ना किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, पार्टी, जाति, धर्म नहीं देखते, सिर्फ भोजन प्रोवाइड करते हैं। फिर भी सरकार क्या कर रही है, कटीली तारे लगा रही है जी, किले बिछा रही है, बैरिकेड लगा रही है। अगर इन्हें कुछ हो गया, भाई ये यहाँ आ रहे हैं, ये पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनकी सुरक्षा का क्या होगा। इन चीज़ों को देख के ना, कटीली तारे, स्पाइक्स, वायर्स, इनको देख के मुझे पता लगा कि शायद प्रोटेक्शन की बात करेगा, इसलिए मैं प्रोटेक्शन लगा के आता। वेयर इज़ द स्पिरिट ऑफ डायलॉग एंड प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स, ठीक है। आगे बढ़े। इन इज 32 मिनट लॉन्ग स्पीच डैश एक्सटेम्पोर, एक मिनट, इन इज 32 मिनट लॉन्ग स्पीच डैश एक्सटेम्पोर। हाँ, स्पीच, देखो स्पीच को क्या दिया जाता है, आप सभी जानते हो, तो बहुत आसान था, डिलीवर किया जाता है। लेक्चर हो गई, स्पीच हो गई, इनको ना डिलीवर किया जाता है। गिव जैसे वर्ड यूज़ नहीं लगाते, गिव, इंट्रोड्यूस जैसे वर्ड नहीं लगाते। एड्रेस किया जाता है, नेता वगैरह एड्रेस करते हैं, लेकिन जब स्पेसिकली स्पीच या लेक्चर की बात आ जाएगी ना, ये दो वर्ड दिख जाए आपको कि भाई स्पीच और लेक्चर दिख गया, तो फिर आप डिलीवर ही लगाना, ठीक है, डिलीवर। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, द होल पार्लियामेंट द डैश ऑफ दिस कंट्री सेड, इस कंट्री के डैश ने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे इन सब की रक्षा करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा फिलर लगा। किसने कहा था, आप खुद मुझे बताओ, किसने किसने कहा था बच्चों, आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करो, किसने कहा था। नन ऑफ द अबव तो काट ही देते, कोई ना कोई तो आएगा, लीडर, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, देखो 2014 की बात की, पहली चीज़ तो ना यूँ सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। ये जो ऑथर, एडिटर वगैरह होते हैं, थोड़ी सी इशारों इशारों में बातें करते हैं, सीधा सीधा नहीं बोलते। भाई इनको भी डर लगता है, इनका भी परिवार है, उठाओ उठा ना लें ये लोग, ठीक है। तो सीधी सी बात थी, एक तो डायरेक्टली यूँ नाम नहीं लेता, दूसरी चीज़ भाई प्राइम मिनिस्टर कहता है या प्रेसिडेंट कहता पता ही नहीं लगता। क्यों, 2000 अगर प्राइम मिनिस्टर कह देता प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, तो भाई आज तो हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री या फिर प्रेसिडेंट, मान लो प्रेसिडेंट कह देता, अगर सीधा सीधा नाम तो लेता नहीं, मान लो प्रेसिडेंट कह देता, तो भाई आज तो प्रेसिडेंट जो हैं कोई और हैं, 2014 में प्रेसिडेंट कोई और थे, तो अब द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री कह के ना एक क्लियर सेंस आ ही नहीं पाती, सेंस ही क्लियर नहीं होती कि कौन से वाला प्रेसिडेंट किसने कही थी। ये बात सेम चीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ हो जाती, इसीलिए ना एक सेंस भी क्लियर नहीं आती। अब ये तो भाई आज प्राइम मिनिस्टर सेम है, अगर प्राइम मिनिस्टर बदल जाता तो भी सेंस नहीं दे पाता। क्लियर सेंस, एकदम क्लियर सेंस क्या आती, लीडर। अब भाई हमारे ऊपर हम लीडर किसको मानते हैं, प्रधानमंत्री को मानते हैं, राष्ट्रपति को मानते हैं। कहते हैं 2014 में जो देश का लीडर था ना, उसने ये बात कही थी उस टाइम पे जो लीडर था, इसीलिए ना यहाँ बेस्ट चॉइस लीडर थी। प्राइम मिनिस्टर ने कही थी, हम सबको पता है, उन्होंने स्पीच दी थी प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन फिर भी जब दोनों में से चूज़ करने की बारी आई थी तो मैंने बेस्ट चॉइस मानते हुए लीडर को चूज़ किया और लीडर इसका आंसर है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ो भाई, सीधा सीधा नाम नहीं लेगा, सीधा सीधा वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कह सकता था, लेकिन जब लीडर दे दिया ना उसने साथ में, तो फिर हम बेस्ट चॉइस लीडर को मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। Mr. Owaisi's national avatar is a conjunction of the political dynamics that were induced by the Sachar Committee report and the Batla House encounter case, wherein, while political Hindutva was on the decline, the interplay of the backwardness of Muslim and their insecurity exposed the failures of secular mainstream parties in catering to the community aspirations। बात क्या कहता है, एरर में मीनिंग नहीं निकाल पाए, कोई दिक्कत नहीं थी, एरर बना लोगे। कम्युनिटी एस्पिरेशन नहीं आता था, कम्युनिटी जो थी वो ही एस्पिरेशन नहीं थी, इस एस्पिरेशन पे ना अधिकार दिखाना था किसका, इस कम्युनिटी का, इसीलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस लगा देते,
क्या लगा देते, एपोस्ट्रोफे एस लगा के, कम्युनिटीज एस्पिरेशन। एरर की बात क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जो ओवैसी का नेशनल अवतार है ना, आपको पता है जो ये एएमआईएम के सांसद है अवैसीउद्दीन ओवैसी, पहले हैदराबाद की राजनीति थी, लेकिन अब ये बिहार में भी चुनाव लड़े इन्होंने, बंगाल में भी लड़े, यूपी में भी लड़ रहे हैं। तो इनका जो ये अवतार है ना, कैसा अवतार है, नेशनल अवतार। भाई नेशनल, देश की राजनीति में हिस्सा ले रहा है, अब बंदा एक राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है। ये क्यों हो रहा है? और सीखने वाली बात आपको मिली, अपोस्ट्रोफे के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, दोनों नाउन थे। ये ना नेशनल यूं तो एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर ना ये पूरा कंपाउंड नाउन की तरह बिहेव करवा दिया था इसने, ठीक है। ओवैसी नेशनल अवतार, ये भी नाउन था, ये भी नाउन था, ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा था, और ये नेशनल अवतार पूरा एक कंपाउंड नाउन की तरह बिहेव करवाने दो। इज ए कंजंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल डायनेमिक्स दैट वर इंड्यूस्ड बाय सचार कमेटी रिपोर्ट एंड बाटला हाउस एनकाउंटर केस। भाई सीधी सी बात थी, सचार कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी होगी और बाटला हाउस को एनकाउंटर केस हुआ था, जहाँ पर यह बात पता लगी थी कि हिंदुत्व वाज ऑन द डिक्लाइन, द इंटरप्ले ऑफ द बैकवर्डनेस। एक तो ये बात निकली कि भाई हिंदुत्व जो है डिक्लाइन की तरफ, दूसरी तरफ जो है ये मुस्लिम्स वगैरह जो हैं ये तरक्की नहीं कर पा रहे, बैकवर्डनेस है, इनकी स्टेट आज भी थोड़े बैकवर्ड है, और इनसिक्योरिटीज़ है। क्या इनसिक्योरिटीज़ है? एक्सपोज करता है कि जो और पार्टीज़ है ना वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि भाई हम सेकुलर है। देखो क्या है, देश हमारा एक सेकुलर कंट्री है, यानी धर्म के, जाति के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें पता लगी कि ऐसा हो नहीं पाया, इसीलिए ना ओवैसी भाई साहब को मौका मिल गया देश की राजनीति में हिस्सा लेने का। इस तरह की सेंस देना चाह रहे हैं, सेंस नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं है, एरर कर लोगे। आगे क्या कहता है, दिस क्रिएटेड ए सेकुलर पैराडॉक्स वेयर कंफर्टेड द comforted with the decline of the BJP and the electoral ascent of the Congress and other regional parties, many Muslim outfits and leaders blamed secular parties for failing Muslims। भाई क्या कहता है, देखो बात क्या कहता है, दिस क्रिएटेड ए सेकुलर पैराडॉक्स वेयर कंफर्टेड विद द डिक्लाइन ऑफ बीजेपी। भाई बीजेपी की तो डिक्लाइन, बीजेपी तो मुस्लिम वोटर जहाँ जहाँ है वहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, इसने ना एक पैराडॉक्स, एक सेकुलर पैराडॉक्स बनाया, और साथ ही क्या हुआ, बीजेपी डिक्लाइन हो रही थी और जो इलेक्टोरल थे ना कांग्रेस के बढ़ रहे थे, यानी कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा था, एसेंट ऑफ दी कांग्रेस। एक बात मुझे सीखने की मिली, इलेक्टोरल, इलेक्टोरल क्या था, इलेक्टोरल कोई एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आना था, लेकिन जो एसेंट थी वो तो कोई वर्ब थी। मुझे कैसे पता लगा, मुझे पता लगा, मैंने बचपन में पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी मुझे मालूम था जी इनके पीछे आईएनजी लगता था, आईएनजी लगता था तो ये V1 थी, एसेंट का मतलब बड़ी थी, कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा था, तो यही यहाँ पर बेसिकली एरर था। एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए था, और अगर वर्ब को नाउन बनाना पड़ता तो मैं उसकी आईएनजी फॉर्म लगा देता विदाउट हेल्पिंग वर्ब, जो किसका काम कर जाती, सब बच्चे जानते हो आप, जीरेंट का काम कर जाती और वर्बियल नाउन बन जाती। तो यहाँ क्या आ जाता, इलेक्टोरल असेंडिंग ऑफ दी कांग्रेस। अच्छा एक सेकंड, असेंडिंग नहीं, असेंडिंग जब लगाते जब इसके लिए कोई और नाउन बनता ही नहीं, भाई इसके लिए ना एक और नाउन ही खुद बनता था, असेंडेंसी, असेंडेंसी, ये ना इसका एक अलग से नाउन था। असेंडिंग भाई जब लगाते, जब इसके लिए कोई और नाउन बनता ही नहीं, इसके लिए ना एक अलग से नाउन ही लगता था, असेंडेंसी, यानी यहाँ क्या लगाते, असेंडेंसी लगाते, ठीक है, क्लियर है। एसेंड, जब ये एसेंडेंसी क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि एसेंड एक वर्ब थी, और एसेंडेंसी ना इसी वर्ब के लिए एक अलग से नाउन ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मानती है, वो मानती है तो फिर हम इसी नाउन को लगाएंगे। बेसिकली ना इतना कंफ्यूज मत होना है, आपका एग्जाम ना कोई रिटर्न में नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव में जो दिखे वो मार्क कराना। भाई आंसर तो इसी पार्ट में मार्क करते हैं, असेंडेंसी लगाओ या फिर असेंडिंग लगाओ, बात तो एक ही थी, इलेक्टोरल असेंडिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट में क्या कहता है, द पीस पार्टी ऑफ इंडिया एंड द राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इन यूपी, द AIUDF इन असम एंड द पॉपुलर रेजोनेंस ऑफ द पसमानंदा मूवमेंट लेड बाय अली अनवर अंसारी इन बिहार एंड सिंस 2012 दैट ऑफ द AIMI in Maharashtra, Karnataka, Bihar, UP and now in West Bengal points to the chun within the Muslim community। इसका क्या मीनिंग हुआ चन, इसका मतलब हुआ मंथन करना, इसका मतलब होता है मंथन करना, नाउन होता है भाई, मंथन करेंगे इस बात पर। सीधी सी बात थी ये भाई, क्या बात थी, द पीस पार्टी ऑफ इंडिया एंड द राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इन यूपी। देखो सब्जेक्ट कितने सारे बन रहे हैं, पीस पार्टी भारत की, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, AIUDF असम, पॉपुलर रेजोनेंस ऑफ
फैज़ाबाद मूवमेंट जो ये लेड बाय अली अनवर अंसारी बिहार के अंदर 2012, और दैट ऑफ AMIM महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, यूपी, नाउ वेस्ट बंगाल। इतने सारे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं ना, तो वर्ब भी कैसी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। पॉइंट्स लगा के तो इसने वर्ब को सिंगुलर बना दिया, और इतना सारे सब्जेक्ट थे, जब सब्जेक्ट ही प्लूरल था तो वर्ब भी कैसी आती, प्लूरल आती। इसीलिए मैं इस पॉइंट्स को काट के क्या कर देता जी, पॉइंट कर देता। बात क्लियर थी, आगे बढ़ो। इट मेड अस रियलाइज दैट वी आर ए पार्ट ऑफ नेचर एंड एम्फेसाइज द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बायोस्फीयर वी लिव इन। कोई एरर नहीं था, बिल्कुल ओके था। क्या कहता है, इट मेड अस रियलाइज दैट वी आर पार्ट ऑफ नेचर एंड एम्फेसाइज द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बायोस्फीयर वी लिव इन। सीधी सी बात कहता है भाई, कोई आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट हुआ कि इस चीज़ ने ना हमें एहसास करवा दिया, रियलाइज़ करवा दिया कि हम भी ना इस पर्यावरण का एक हिस्सा है, और एम्फेसाइज इस बात पर जोर दिया कि अब आवश्यकता है किस चीज़ की, प्रोटेक्ट करना, किस चीज़ को, इकोलॉजिकल फंक्शंस को। ये जो फंक्शंस वगैरह करते हैं नेचर वगैरह, भाई सीधी सी बात थी, ये पेड़ वगैरह लगाने, पानी वानी को कम वेस्ट करना, पोल्यूशन को कम करना, AC फ्रिज का कम यूज़ करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बायोस्फीयर का ध्यान देने की आपको आवश्यकता है जहां आप रहते हो। ओके, नेक्स्ट को पढ़ते हैं। कोई एरर नहीं था। ग्लोबल स्टडीज डॉक्यूमेंटिंग ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, द डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड द कन्वर्जन रेट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर अदर यूजेस प्लेसेस इंडिया अमंग कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट रेट ऑफ नेगेटिव चेंज। एक बात बताओ, ग्लोबल स्टडीज ग्लोबल एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, स्टडीज़ कोई नाउन की तरह काम कर गया, और स्टडी नहीं स्टडीज़ था, यानी प्लूरल सब्जेक्ट था। डॉक्यूमेंटिंग यानी डॉक्यूमेंटिंग बना रहे, यानी कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्क्रिप्ट वगैरह बना रहे, किस चीज़ के ऊपर, ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ह्यूमन का कैसा फुटप्रिंट है, नेचर के साथ हम किस तरह से कोप कर रहे हैं। डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ वगैरह उसमें कैसे डिक्लाइन हो रही है, जंगली जानवरों की कैसे संख्या घटती जा रही है, पॉपुलेशन इनकी। कन्वर्जन रेट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, और जो पर्यावरण की चीज़ें हैं, जंगल वगैरह हमारे यूज़ के लिए हमने उन्हें कैसे कन्वर्ट कर दिया, किस तरीके से, किस रेट से कन्वर्ट करें। अभी जंगल काट के प्लॉट वगैरह काट दिए, उन चीज़ों को कर रहा है। उसने क्या किया इस ग्लोबल स्टडी ने, प्लेसेस। भाई ये सारा तो सब्जेक्ट था, ग्लोबल स्टडीज़ तो एक सब्जेक्ट था, और प्लेसेस एक वर्ब थी। आपको पता है जब स्टडीज़ एक प्लूरल सब्जेक्ट था तो वर्ब भी कैसी आती, प्लूरल आती, तो इसके पीछे से एस हटा देता। प्लेस इंडिया, इंडिया को प्लेस किया किस चीज़ में, कि ये सारी चीज़ें ना हमारी कंट्री में नेगेटिव रेट से चल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्टॉप्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मच पब्लिसाइज्ड बॉर्डर वॉल अमंग द US एंड मैक्सिको एज पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन ए डेवलपमेंट दैट वाज लॉन्ग अवेटेड। भाई जो ये USA के नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, इन्होंने ना इस मैक्सिको और US के बीच में वॉल को बंद कर दिया है, इस तरह की सेंस दे रहा है। आपको पता है दो कंट्रीज़ की बात कर रहा है, US और मैक्सिको, और बीच में एंड दिखा। पहली चीज़ तो दो कंट्री को देख के मुझे पता लग गया था कि एंड तो ओके था, अमंग की बजाय मुझे बिटवीन लगाना था, और दो कंट्रीज थी इसलिए मैंने बिटवीन लगाया। और यूँ भी नहीं समझ पाए तो इतना ही समझ जाते बच्चों, बिटवीन और एंड का पेयर होता है, अमंग काट के यहाँ क्या लगाते, बिटवीन लगाते, क्योंकि एक चीज़ तो दो कंट्री थी और दूसरी चीज़ बिटवीन और एंड का पेयर होता है। तो क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर ली, एरर की भी प्रैक्टिस कर ली, कुछ वो कैब भी देख लो अब थोड़ी सी। देखो वो कैब में बात आई रूट की। देखो मेल ना एक नेगेटिव रूट होता है, इसका मीनिंग ही होता है भाई नेगेटिव। कोई भी चीज़ नेगेटिव में होगी या तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, कोई भावना है तो वो बुरी भावना है, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ है, अनप्लीजेंट चीज़ है। अब देखो इससे कौन कौन से वर्ड बने, इससे वर्ड बना जी मेलिनमेंट। देखो इसका मीनिंग होता है मानहानि, किसी के ऊपर मानहानि का दावा वगैरह नहीं करते, ये इसका मीनिंग यही लगता है जी, मानहानि। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आया मैलिस, इसका मतलब होता है किसी के प्रति घृणा की भावना रखना, किसी की नफरत करना, किसी से हेट करना, ईर्ष्या करना। आगे वर्ड आया मेल ट्रीट कहते हैं कि तुम मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, और मेल मतलब नेगेटिव, तुम मुझे नेगेटिव तरीके से ट्रीट करते हो, यानी कैसा करते हो आप उसके साथ अत्याचार करते हो, आप उसे बैड तरीके से ट्रीट करते हो या फिर उसके साथ अत्याचार करते हो, बुरा बर्ताव करते हो, डेरोगेटरी बिहेवियर रखते हो। मेल फंक्शन का मतलब मशीन वगैरह कोई काम करे, और मेल फंक्शन का मतलब उसने मशीन ने काम करना बंद कर दिया, स्टॉप फंक्शनिंग हो गया। मेलिफिशेंट का फिर से मतलब होता है जी डेंजरस। ठीक है, देख लो इन सारे वर्ड्स का ही कोई ना कोई नेगेटिव ही मीनिंग था ना, कोई पॉजिटिव मीनिंग तो नहीं था, इसीलिए इस मेल रूट वर्ड का नेगेटिव में मीनिंग होता है। आगे बढ़ो, फोबिया होता है डर,
हर लोगों को, हर व्यक्ति को ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, तो अलग अलग तरीके के कुछ डर होते हैं। डेमोफोबिया, डेमो होता है जी भीड़ का, फोबिया डेमो का मतलब ही पब्लिक होता है। हमने याद किया था भाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब कैसी सरकार थी, वो लोकतंत्र था, यानी भीड़ यानी जनता चलाती थी। तो डेमो का मतलब पब्लिक और फोबिया मतलब डर, यानी पब्लिक का फोबिया। जू फोबिया, फोबिया मतलब डर, जू का मतलब जू में क्या होता है, जानवर होते हैं, जानवरों का डर है इसको। थियोफोबिया, थियो ना रूट वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू गॉड। थियो बच्चों एक रूट वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है जी, रिलेटेड टू गॉड, भगवान से रिलेटेड। इस बंदे को ना परमात्मा से डर लगता है। किस चीज़ का डर लगता है, जनरली इसे अपने कार्यों से डर लगता है कि भाई मेरे कर्मों की वजह से परमपिता परमात्मा मुझे सजा ना दे। ठीक है। पेडोफोबिया, पेड भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, फोबिया होता है डर, इसको बच्चों से डर लगता है। नेक्स्ट वर्ड आता है गायनोफोबिया, गायनो बच्चों गाय एक वो होता है, गायन जो होता है एक रूट वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू फीमेल। इस बंदे को किस चीज़ से डर लगता है जी, फीमेल से, लड़कियों से, औरतों से, महिलाओं से इसे डर लगता है। ठीक है, ये सारे थे फोबिया। आगे एक और रूट वर्ड दिखा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बार पढ़ते हैं इन्फिनिटी, मैथ वाले बच्चे भी जानते हैं इन्फिनिटी, जो चीज़ इनफाइनाइट है, जो चीज़ अनंत तक है, जिसका कोई एंड नहीं ना जिसकी कोई बिगनिंग, जो चीज़ बिल्कुल अनंत में है, उसका मतलब होता है इन्फिनिटी। देखो इसी से तो वर्ड बना डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जो चीज़ डिफाइंड है, डेफिनेट से ही तो वर्ड निकला, जो चीज़ डिफाइंड है। भाई वो चीज़ डिफाइंड है तो इनफाइनाइट थोड़ी है। कोई चीज़ डिफाइंड कब होगी, उसका शुरुआत भी पता है, उसका अंत भी पता है, वो चीज़ अनंत अब नहीं है। डेफिनेट का मतलब जो चीज़ डिफाइंड है। कन्फाइनमेंट का मतलब रोक देना, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जी रोक देना, किसी को किसी जगह पर रोक लेना। आज ही के सेशन में वर्ड किया था ना हमने, सेडेटरी कन्फाइनमेंट करके कुछ ऐसा वर्ड किया था। ठीक है, आगे क्या आता है, इनफाइनाइटसिमल, इसका मतलब होता है अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। तो वो इसके अंदर ही कह रहा है स्मॉल, खुद ही कह रहा है स्मॉल, और कितना स्मॉल है, अनंत है, यानी बहुत छोटी चीज़, अति सूक्ष्म चीज़। ठीक है, ये थी आज की डेली डोज। 22 तारीख को नया बैच आया था, कोई बच्चा नहीं ज्वाइन कर पाया हो तो अभी भी कर ले, डेमो चल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको शीट पसंद आई है, नई चीज़ें सीखने को मिली है। तो अगर सीख रहे हो तो लाइक करो, नहीं सीख रहे, पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कमी रह गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।